इस वीडियो में हम क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड की समरी देखेंगे। वसंत ऋतु का मेला था। सभी व्यक्ति इसमें जा रहे थे। कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार होकर, कुछ बैलगाड़ियों में। छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ दौड़ा जा रहा था। वह आनंद मगन था। जब वह पीछे रह जाता तो उसके पिता उसे आने के लिए कहते। वह दुकानों में खिलौने देखने के लिए पीछे रह जाता। छोटा बच्चा एक खिलौना चाहता था, परंतु उसके माता पिता इसे खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे दूसरी वस्तुओं की ओर देखने के लिए कहा। यह सरसों के फूल आने का समय था। खेत इसके साथ सोने की तरह दिखाई दे रहे थे। सरसों के फूलों पर ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी। बच्चे ने उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने उसे बुला लिया। वह खुशी से अपने माता पिता के पास दौड़ गया। उसने वाइट कबूतर के गूंजने की आवाज़ सुनी। तब उसने वृक्षों के झुंड से फूलों की पंखुड़ियाँ उठा ली थी। वह बरगद के वृक्ष के चारों तरफ भी दौड़ा, परंतु फिर उसके माता पिता ने बुला लिया था। शीघ्र ही बच्चा मेले में पहुंच गया। उसने मिठाई विक्रेता को कहते हुए सुना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। मिठाई की दुकान भिन्न भिन्न मिठाइयों से अत्यधिक सजाई हुई थी। मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। बर्फ़ी उसकी पसंद की मिठाई थी, परंतु उसके ऐसा कहने के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। बच्चा अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ गया। उसने एक फूल बेचने वाले को कहते सुना, गुलमोहर का माला। बच्चा फूलों की टोकरी के पास गया। उसे एक माला चाहिए थी, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता उसे वह खरीदने के लिए मना कर देंगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तब उसने एक गुब्बारे बेचने वाले को देखा। उसके पास तरह तरह के रंगों के गुब्बारे थे। बच्चा जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे नहीं खरीदने देंगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। बच्चे ने फिर एक सपेरे को देखा। वह एक सांप के आगे बांसुरी बजा रहा था। वह सपेरे के समीप गया, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे इस प्रकार का संगीत सुनने के लिए मना किया है, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तब उसने एक झूला देखा। पुरुष, महिलाएं और बच्चे आदि इसकी सवारी का आनंद ले रहे थे। बच्चे ने कहा, मैं झूला झूलना चाहता हूँ, कृपया मम्मी पापा। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। बच्चा गुम हो गया था। बच्चे के गहरे गले से एक पूर्ण गहरी चिल्लाहट निकली। वह चिल्लाया, मम्मी पापा। उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। वह चिल्लाता रहा और इधर उधर दौड़ता रहा, परंतु वह अपने माता पिता को नहीं देख सका। लोग हंसते और बातें करते रहे। तब वह एक मंदिर की तरफ दौड़ा। वहाँ एक अपार भीड़ थी। बच्चा व्यक्तियों के पैरों के बीच कुछ कदम आगे बढ़ा, परंतु उसे पीछे धकेल दिया गया। एक व्यक्ति ने उसकी चिल्लाहट सुनी। उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। व्यक्ति ने बच्चे से पूछा कि वह वहाँ कैसे पहुँचा। उसने उससे उसके माता पिता के नाम पूछा, परंतु बच्चे ने इतना ही कहा, मुझे मेरे पापा चाहिए। व्यक्ति बच्चे को झूले के पास ले गया। उसने उससे पूछा कि क्या वह घोड़े की सवारी करना चाहता है, परंतु बच्चे ने केवल यही कहा कि उसे उसकी माँ चाहिए। तब व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या उसे गुब्बारे चाहिए, परंतु बच्चा सिसकियाँ भरता रहा। वह अपने मम्मी पापा को ही चाहता था। व्यक्ति फिर बच्चे को फूल बेचने वाले के पास ले गया। उसने उससे पूछा कि क्या वह फूलों की माला अपने गले में डालना चाहेगा। बच्चे ने अपनी नाक मोड़ी। उसने इतना ही कहा,
मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तब व्यक्ति ने उससे पूछा कि वह कौन सी मिठाई पसंद करता है। बच्चे ने अपना चेहरा मोड़ा। उसने इतना ही कहा, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। इस वीडियो में हम मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की समरी पढ़ेंगे। नरेटर के दादा ने किसी तांगे वाले से एक बंदर खरीदा। उसने इसके लिए 5 रुपये चुकाए। यह टोटो था। दादा ने इसे अपने निजी चिड़ियाघर में रखने के लिए खरीदा। टोटो एक सुंदर बंदर था। उसकी चमकती आंखों में शरारत थी। उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांत थे। उसके हाथ सूखे हुए थे। उसकी उंगलियां तेज थीं। उसकी पूंछ तीसरे हाथ का काम करती थी। नरेटर की दादी बात का बतंगड़ बना देती थी जब उसके दादा अपने चिड़ियाघर में एक नया जानवर डालते। इसलिए टोटो को एक अनजान जगह पर रखा गया। यह एक छोटी सी अलमारी थी। यह नरेटर के बेडरूम में खुलती थी। टोटो को एक खूंटी के साथ बांध कर रखा जाता था। कुछ घंटों पश्चात नरेटर ने अपने बेडरूम में एक परिवर्तन पाया। टोटो ने दीवारों से सजावट कागज़ हटा दिया था। उसने खूंटी को भी खींचकर निकाल दिया था। उसने नरेटर के स्कूल ब्लेज़र को भी फाड़ दिया था। टोटो की शरारतों से दादा को चैन मिलता था। टोटो को अब एक बड़े पिंजरे में स्थान आंतरित कर दिया गया। यह नौकरों के क्वार्टर्स में था। वहाँ पर दादा के अन्य जानवर प्यार से रहते थे। ये एक कछुआ, 2 खरगोश, एक गिलहरी और एक पालतू बकरी थी। बंदर ने इन्हें शांति से सोने नहीं दिया। दादा को देहरादून छोड़ना था। उसे सहारनपुर से अपनी पेंशन लेनी थी। दादा ने काले रंग के मोटे कपड़े का एक बड़ा थैला लिया। उसने टोटो को उसमें डाल दिया। टोटो इस थैले से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सका। यह उसके लिए इतना मजबूत था कि वह दांत से इसे काट नहीं सकता था। टोटो सहारनपुर तक इस थैले में रहा। दादा रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहा था। टोटो ने गेट पर टिकट कलेक्टर की तरफ दांत निकाले। टिकट कलेक्टर हैरान रह गया। उसने दादा को बताया कि उसके पास एक कुत्ता है, इसलिए उसे इस कुत्ते का 3 रुपये किराया देना होगा। बेकार में दादा ने बहस की कि टोटो कुत्ता नहीं था, उसके पास उसका पालतू कछुआ भी था। इसलिए उसने टिकट कलेक्टर से पूछा कि उसे उसके लिए कितने पैसे देने होंगे। टिकट कलेक्टर ने कहा कि यह कुत्ता नहीं है, इसलिए उसके लिए उसे कुछ नहीं देना होगा। आखिरकार टोटो को घर में स्वीकारा गया। दादा ने टोटो को घुड़साल में एक आरामदायक जगह दे दी। वहाँ पर टोटो को परिवार की फीमेल डोंकी एक साथी के रूप में मिल गई, परंतु टोटो ने उसे तंग करना जारी रखा। वे कभी मित्र नहीं बन सके। सर्दियों में दादा ने टोटो को गर्म पानी का एक बड़ा बर्तन दिया। यह उसके नहाने के लिए था। टोटो इस बर्तन में बैठ जाता। फिर वह अपने शरीर पर साबुन लगाता और पूरे शरीर पर रगड़ता। जब पानी ठंडा हो जाता तो वह इसमें से बाहर आ जाता। तब वह रसोई की आग के पास चला जाता। वहाँ वह अपने आप को गर्म करता। यदि कोई उस पर हंसता तो वह नहाने से मना कर देता। एक बार टोटो ने स्वयं को लगभग जीवित उबाल लिया। आग पर रसोई की एक बड़ी केतली थी। यह चाय उबलने के लिए थी। टोटो ने ढक्कन हटाने का निर्णय किया। उसने नहाने के लिए पानी गर्म पाया। वह अंदर गया, तभी पानी उबलने लगा। टोटो ने स्वयं को थोड़ा सा ऊपर उठाया, परंतु वह फिर बैठ गया। उसने कूदना जारी रखा। दादी वहाँ आई। उसने उसे केतली से बाहर निकाल दिया। टोटो हमेशा शरारतें करता रहता
वह वस्तुओं के चीथड़े कर देता। उसने नरेटर की चाची के कपड़े फाड़ डाले। एक दिन नरेटर ने टोटो को खाने की मेज़ पर चावल खाते देख लिया। दादी चिल्लाई। टोटो ने उस पर प्लेट फेंक दी। लेखक की एक चाची आगे दौड़ी। टोटो ने उसके चेहरे पर पानी का एक गिलास फेंक दिया। जब दादा आए तो टोटो हाथ में पुलाव की प्लेट के साथ बाहर दौड़ गया। वह कटहल के वृक्ष की टहनियों पर चढ़ गया। उसने प्लेट दादी पर फेंक दी जब वह उस पर चिल्लाई। इस वीडियो में हम क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स की समरी पढ़ेंगे। मूर्खों का राज्य। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री मूर्ख थे। उन्होंने सभी चीज़ों को उल्टा करने का आदेश दिया। उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का फैसला किया। उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि दिन का काम रात में करें और दिन में सोएं। कोई भी जो आदेश का पालन नहीं करता पाया उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। अतः लोगों ने डर की वजह से वही किया जो उनको करने के लिए कहा गया। इससे राजा और मंत्री आनंदित हो गए। एक बार एक गुरु और उसका चेला शहर में आए। दिन के समय उन्होंने प्रत्येक को सोते हुए पाया। कोई कार्य नहीं हो रहा था। इससे वे आश्चर्यचकित हो गए। वे शाम तक घूमते रहे। तब लोग जागे। उन्होंने अपने रात के कार्य करने शुरू किए। अब वे दोनों भूखे हो गए। उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ खरीदे। सभी चीज़ों का मूल्य एक समान था, एक डुड्डू। इससे वे आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। गुरु ने महसूस किया कि वास्तव में यह मूर्खों का राज्य था। गुरु ने मूर्खों के शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने चेले को भी जगह छोड़ने के लिए कहा, परंतु चेला सस्ते खाने की वजह से ऐसा करना नहीं चाहता था। गुरु ने चेले को सलाह दी कि मूर्खों के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, परंतु चेले ने कोई चिंता नहीं की। वह वहीं रह गया। समय बीतता गया। चेले ने भरपेट खाया। परिणाम स्वरूप वह बहुत मोटा हो गया। एक दिन एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी करी। वह चोरी वस्तुओं को बाहर ले जा रहा था। चोरी करी वस्तुओं को बाहर ले जा रहा था। तभी पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई। वह उसी समय मर गया। चोर के भाई ने उसकी मृत्यु की शिकायत राजा से की। उसने अपने भाई की मृत्यु का दोष मकान मालिक पर लगाया। राजा ने दोषी को सुना। उसने उसे चोर की मृत्यु का दोषी करार दिया, परंतु मालिक ने कहा कि वह निर्दोष है। उसने कहा कि जिस आदमी ने दीवार बनाई वह जिम्मेदार है। उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई। राजा ने ईंट लगाने वाले राजगीर को बुलाने का फैसला किया। राजा ईंट लगाने वाले से पूछता है कि क्या यह दीवार उसने बनाई है। वह उसे चोर को मारने का दोषी करार देता है। इससे पहले कि राजा उसकी मौत का आदेश देता, राजगीर ने अपने निर्दोष होने की वकालत की। उसने राजा को बताया कि वह दीवार बनाते समय अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाया। एक नाचने वाली लड़की गली में इधर उधर घूमती रही, इसलिए वह इसके लिए जिम्मेदार थी। राजा ने नाचने वाली लड़की को चोर को मारने का दोषी करार दिया। नाचने वाली लड़की ने कहा कि इसके लिए सुनार जिम्मेदार है। उसने उसे कुछ सोना दिया था। उसने उसके लिए कुछ गहने बनाए थे। वह सुस्त था। उसने गहने जल्दी नहीं बनाए,
इसलिए उसे गली में आना जाना पड़ा। इसलिए यह सुनार का कसूर था। राजा ने अब सुनार को बुलाने का आदेश दिया। सुनार ने उत्तर दिया कि अमीर आदमी के घर में शादी थी, उसे उसके लिए गहने बनाने थे, इसलिए वह नाचने वाली लड़की का गहना बनाने में देर हो गई। राजा ने अमीर आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया। वह उस घर का मालिक भी था, परंतु उसने कहा कि गहनों का आदेश उसके पिता ने दिया था। राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली। उसने फैसला किया कि मालिक को उसके पिता के स्थान पर सज़ा दी जाए। राजा ने मालिक के मरने के लिए नया फंदा तैयार करने को कहा, परंतु मालिक बहुत पतला था, उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी। राजा इसके बारे में चिंतित था। तब उसने फांसी के योग्य आदमी को ढूंढने का आदेश दिया। उसको फांसी दे देनी चाहिए। चेला फंदे के योग्य पाया गया। उसे फांसी के स्थान पर लाया गया। चेले ने अब अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद किए। उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। गुरु के पास भूत और भविष्य को देखने की जादुई शक्तियाँ थीं। उसने सभी कुछ देखा। वह एकदम अपने चेले को बचाने के लिए पहुंचा। उसने अपने चेले को दबी आवाज़ में कुछ कहा। चेला इसे समझ गया। गुरु और चेले ने अब लड़ना शुरू कर दिया। गुरु पहले मरना चाहता था। राजा ने गुरु से पूछा, वह मरना क्यों चाहता है? गुरु ने राजा से कान में बोला कि उनका शहर अनोखा था। यह न्याय के देवता का फंदा था। यह फंदा नया था। यह पहले कभी अपराधियों पर प्रयोग नहीं किया गया। जो इस पर पहले मरेगा वह राजा के रूप में जन्म लेगा। जो इसके पश्चात मरेगा वह मंत्री के रूप में जन्म लेगा। राजा ने सारे केस के बारे में सोचा। वह अपने अगले जन्म में राज्य नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री से बात की। राजा ने कहा कि वे खुद को फांसी लगाएंगे। इस तरह से तो वे अगले जन्म में दोबारा राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। राजा और मंत्री छिपकर जेल गए। उन्होंने गुरु और चेले को रिहा कर दिया। उन्होंने उनके स्थान ले लिए, इसलिए वे फंदे पर ले जाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। राजा और मंत्री के शव नीचे उतारे गए। लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाया। उन्होंने राज्य के भविष्य के बारे में बातचीत की। अचानक कुछ लोगों ने गुरु और चेले के बारे में सोचा। वे छिपकर शहर छोड़ रहे थे। लोगों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें अपना नया राजा और मंत्री बनाने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने एक शर्त लगाई। यह सभी पुराने कानून को बदलने के बारे में थी, इसलिए उन्होंने कानून बदल दिए। इस वीडियो में हम क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस की समरी पढ़ेंगे। शहर में एक ऊंचे कॉलम पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा था। उस स्टैचू के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। उसके ऊपर बढ़िया सोने के पतले पतले पत्ते थे। आंखों के स्थान पर 2 चमकीले सैफायर लगे हुए थे। उसकी तलवार की हिल्ट पर एक बड़ी मणि चमक रही थी। एक छोटा अबाबिल आया और स्टैचू पर बैठ गया। उसने रात इस पर बिताने का निर्णय किया, परंतु जैसे ही वह सोने जा रहा था उस पर पानी की एक मोटी बूंद गिर गई। अबाबिल आश्चर्यचकित हो गया। कोई बादल भी नहीं थे, फिर भी वर्षा हो गई। पानी की दूसरी बूंद के कारण अबाबिल ने उड़ने का निर्णय किया। पानी की तीसरी बूंद ने उसे स्टैचू की तरफ देखने के लिए प्रेशराइज्ड कर दिया था। वह रो रहा था। स्टैचू ने अबाबिल से बातचीत की। उसने कहा कि जब वह जीवित था तो उसने नहीं जाना था कि आंसू क्या होते हैं। उसके राज दरबारी उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे।
अब वह बहुत ऊंचे पर बैठता है। वह शहर के कष्टों को देखता है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को बताया कि दूर एक महिला रहती है। वह दर्जन है। वह रानी की दासियों में सबसे सुंदर दासी के साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी। दासी ने इसे अगले दरबारी नृत्य में पहनना था। बिस्तर पर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा हुआ था। वह बुखार से पीड़ित था। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को उसकी तलवार की हिल्ट में से मणि निकालने के लिए कहा, यानी कि रूबी निकालने के लिए कहा। उसे महिला को देना चाहिए। पहले तो अबाबिल ने कहा कि उसके मित्र इजिप्ट में जा चुके हैं। वे इजिप्ट में उसका इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक रात रुकने के लिए कहा। अबाबिल मान गया। उसने मणि को निकाला और महिला के घर उड़ गया। उसने मणि को महिला के वुमन के थिम्बल के पास रख दी। थिम्बल यानी कि सिलाई करते समय सुई की चुभन से बचने के लिए फिंगर में पहनने वाला रिंग। उसने लड़के के माथे पर हवा भी की। लड़के को थोड़ा आराम लगा। वह गहरी नींद में सो गया। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर आया। उसे गर्मी का एहसास हुआ, यद्यपि ठंड थी। हैप्पी प्रिंस ने उसे बताया कि यह ऐसा इसलिए है कि उसने कोई अच्छा कार्य किया है। अबाबिल इजिप्ट उड़ जाना चाहता था, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे वहाँ एक और रात ठहरने के लिए कहा। उसने अबाबिल को बताया कि वह एक नाटककार को एक छोटे कमरे में देख रहा है। वह रंगशाला के निर्देशक के लिए एक नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वह लिख नहीं सकता था। उसे भूख भी लगी थी। उसने अबाबिल को कहा कि वह उसकी आंखों से एक नीलम निकाल ले और उसे नाटककार को दे दे। नाटककार ने नीलम को देखा। वह खुश हो गया। अब उसे नाटक को समाप्त करने की आशा थी। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास गया। उसने उसे बताया कि वह उसे अलविदा कहने आया है, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक और रात रुकने के लिए कहा। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को बताया कि नीचे स्क्वायर में माचिस वाली एक छोटी लड़की उसकी सारी माचिसें नाली में गिर गईं। यदि वह घर में कोई पैसा नहीं लाई तो उसका पिता उसकी पिटाई करेगा। वह रो रही है। उसने अबाबिल को उसकी दूसरी आँख की मणि उतारने और उसे लड़की को देने के लिए कहा। अबाबिल मणि के साथ उड़ गया। उसने मणि को छोटी लड़की के हाथों में रख दिया। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर चला गया। उसने प्रिंस को बताया कि वह उसके पास रहेगा, क्योंकि अब वह अंधा हो गया है। हैप्पी प्रिंस ने उसे शहर पर उड़ने के लिए और क्या देखा उसे बताने के लिए कहा। उसने अबाबिल को यह भी बताया कि सबसे अद्भुत वस्तु मानव कष्ट होता है और मानव कष्ट सबसे बड़ा रहस्य है। अबाबिल शहर के ऊपर उड़ा। उसने भूखे बच्चे देखे। उसने काफ़ी गरीब व्यक्ति भी देखे। हैप्पी प्रिंस ने उसे उसके शरीर से सोने के पतले पतले पत्तों को उतार कर उनको देने के लिए कहा। गरीब अब हंसने लगे और बच्चे खेलने लगे। तभी बर्फ़ गिरने लगी और फिर पाला। हर एक वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है। छोटा बेचारा अबाबिल ठंडा होता गया, परंतु उसने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। फिर भी वह और अधिक जीवित नहीं रह सकता था। अंत में वह जान गया कि उसकी मृत्यु समीप है। अबाबिल ने प्रिंस को कहा
कि वह उसे उसका हाथ चूमने की अनुमति दे दे। प्रिंस ने बताया कि उसे खुशी है कि वह इजिप्ट जा रहा है, इसलिए उसने उसे उसके होंठ चूमने के लिए कहा। परंतु अबाबिल ने उसे बताया कि वह इजिप्ट नहीं जा रहा है, वह मृत्यु के घर जा रहा है और वह मरकर गिर पड़ा। उस समय स्टैचू के अंदर एक दरार आ गई। हैप्पी प्रिंस का दिल 2 हिस्से में टूट गया। मरा हुआ अबाबिल उसके पैरों में गिर पड़ा। अगली सुबह महापौर और नगर पार्षद उधर आए। उन्होंने स्टैचू की तरफ देखा। उन्होंने घोषणा की कि अब हैप्पी प्रिंस सुंदर नहीं दिख रहा, इसलिए वह अब लाभकारी नहीं है। तब उन्होंने स्टैचू को भट्टी में पिघला दिया, परंतु टूटा दिल नहीं पिघला, इसे बाहर फेंक दिया गया। परमात्मा ने अपने देवताओं में एक देवता को शहर से 2 अत्यधिक मूल्यवान वस्तु लाने के लिए कहा। देवता हैप्पी प्रिंस का शीशे वाला दिल और मरा हुआ पक्षी उनके पास ले आया। परमात्मा ने कहा कि छोटा पक्षी स्वर्ग के उद्यान में हमेशा गाएगा। हैप्पी प्रिंस अपने सोने के शहर में सदा उसकी प्रशंसा करेगा। इस वीडियो में हम क्लास 9 मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्समा पढ़ने वाले हैं। इसकी समरी पढ़ेंगे। प्रशांत 27 अक्टूबर 1999 को अर्समा में अपने मित्र के घर गया। यह उसकी माँ की मृत्यु के 7 वर्ष के बाद था। शाम को एक अत्यधिक शक्तिशाली तूफान आ गया। भारी और लगातार वर्षा ने अंधेरे को भर दिया। वृक्ष उखड़ गए। पानी उसके मित्र के घर में घुस गया। हवा की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहाँ पर हर वस्तु नष्ट हो गई थी। विनाश का दृश्य भयानक था। प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने घर की छत पर शरण ले रखी थी। प्रशांत ने जो भयानक दृश्य देखा था वह भूलेगा नहीं। उसे सभी स्थानों पर पानी की एक विशाल शीट देखकर बहुत भारी झटका लगा। इसने जहाँ तक आंखें देख सकती थी हर एक वस्तु को ढक रखा था। घर टूटे हुए थे। मरे हुए जानवर और मानव इधर उधर बह रहे थे। भारी वृक्ष गिर गए थे। प्रशांत के मित्र के घर के ऊपर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। इसके नाजुक नारियलों ने उनको कई दिनों तक जीवित रखा। 2 दिन तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत पर सिकुड़कर बैठा रहा। ठंडी हवा में वे लगभग जम से गए थे। प्रशांत ने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसने जाने का निर्णय लिया। यद्यपि उसके मित्र के परिवार ने उसे रुकने के लिए कहा, प्रशांत को अपने परिवार की चिंता थी, इसलिए उसने एक मजबूत छड़ी ली। फिर उसने बाढ़ के बहते हुए पानी में अपने घर तक की 18 किलोमीटर की यात्रा आरंभ की। बाढ़ का पानी बह रहा था। प्रशांत पानी में से निकला। रास्ते में उसे अपने चाचा के 2 मित्र मिले। वे भी घर वापस लौट रहे थे। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मानव व जानवरों की लाशों को हटाना पड़ा। जिन गांवों से वे गुजर रहे थे उनमें बड़ी मुश्किल से कोई घर बचा था। प्रशांत यह सोचकर रोया कि उसके परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। अंत में प्रशांत अपने गांव कालीकूड़ा पहुंच गया। उसके घर की केवल छत ही बची थी, इसलिए वह रेड क्रॉस की शरण स्थली में अपने परिवार को देखने के लिए चला गया। उसे वहाँ पर अपनी नानी मिली। उनके लिए प्रशांत को जीवित देखना एक अजूबा था। उन्होंने प्रशांत को मरा हुआ सोच लिया था। प्रशांत का परिवार वहाँ पर था।
प्रशांत ने जीवितों के सामने नुकसान और खतरे का अनुमान लगाने का निर्णय किया। गांव के सभी घर बहाकर ले जा चुका था। प्रशांत ने गांव के युवाओं का एक समूह बनाया। इसने व्यापारी को उन्हें कुछ चावल देने के लिए प्रेशराइज कर दिया था। उन्होंने आग जलाई और चावल पकाए। यद्यपि ये चावल सड़े हुए थे, यानी कि वो सड़ा हुआ था। उसका अगला कदम जगह को गंदगी, पेशाब और बहती लाशों से साफ करना था। पाँचवें दिन सेना के एक हेलीकॉप्टर ने खाना नीचे डाला, परंतु यह फिर नहीं आया। समूह ने बच्चों को वहां लेटने के लिए कहा। उनके पेटों के ऊपर खाली बर्तन थे। यह गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों को यह बताने के लिए था कि वे भूखे हैं। अंत में उन्हें हवा में से गिराकर पहुंचाया गया। खाना मिल गया। प्रशांत एक मुक्तिदाता बन गया। वह अनाथ बच्चों को ले आया और उनके लिए एक शरण स्थान बना दिया। उसने औरतों को अपना ध्यान रखने के लिए कहा, परंतु उसने शीघ्र ही पाया कि औरतें और बच्चे अपने दुखों में और गहरे डूबते जा रहे हैं। उसने उन्हें कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम में जाने के लिए कहा। यह एनजीओ ने आरंभ किया था। उसने दूसरे स्वयंसेवकों को विधवाओं द्वारा अपना जीवन आरंभ करने के लिए सहायता करने के लिए लगाया। वह यह भी विश्वास करता था कि अनाथों का उन्हीं के समाज में रीसेटलमेंट किया जाना चाहिए। महान तूफान के पश्चात 6 महीने गुजर गए। प्रशांत ने अब अपने बारे में सोचा। पहले उसके पास अपने दुख के बारे में सोचने का समय नहीं था। गांव की विधवाएं और अनाथ बच्चे दुखों के समय प्रशांत के बारे में ही सोचते थे। इस वीडियो में हम क्लास 9 मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ की समरी देखेंगे। सीयू और जॉन्सी 2 युवा चित्रकार थीं। वे एक छोटे फ्लैट में इकट्ठी रहती थीं। यह एक पुराने घर की 3री मंजिल पर स्थित था। जॉन्सी नवंबर में सख्त बीमार हो गई। उसे न्यूमोनिया हो गया था। सीयू को चिंता हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया, परंतु डॉक्टर ने सीयू को बताया कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा खो दी है। दवाइयाँ उसकी सहायता नहीं करेंगी। सीयू ने जॉन्सी को उसके चारों तरफ चीज़ों में रुचि दिलाने के लिए कोशिश की। उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बातें की। सीयू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और चित्रकारी आरंभ कर दी। चित्रकारी करते समय उसने सीटी भी बजाई। जॉन्सी ने दीवार पर बाहर आइवी बेल देखी, यानी कि आइवी क्रीपर देखी। इसके पत्ते गिर रहे थे क्योंकि पतझड़ का मौसम था, यानी कि ऑटम था। जॉन्सी 12 से लेकर उल्टी गिनती कर रही थी। सीयू ने उससे पूछा, यह सब किस बारे में था? जॉन्सी ने उसे बताया कि आखिरी पत्ता गिरने के साथ वह मर जाएगी। ऐसा 3 दिन में होगा। सीयू ने इसे बकवास कहा। उसने उसे यह भी बताया कि वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी, परंतु इसका जॉन्सी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। बेरमैन एक बूढ़ा चित्रकार था। वह पहले तल पर रहता था। वह 60 वर्ष का था। वह ड्रीम ले रहा था कि एक दिन वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति की चित्रकारी करेगा, परंतु अब तक उसे सफलता नहीं मिली थी। सीयू ने बेरमैन को जॉन्सी की अद्भुत कल्पना के बारे में बताया। वह और सीयू दोनों जॉन्सी के कमरे में गए। जॉन्सी सो रही थी। उन्होंने देखा कि आइवी बेल पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था। वर्षा हो रही थी। लगता था कि अंतिम पत्ता किसी भी पल गिर जाएगा।
जॉन्सी अपनी नींद से जागी। उसने खिड़की के बाहर देखा। उसने अंतिम पत्ते पर देखा। उसने स्यू को इसे देखने के लिए कहा। यह हरा और स्वस्थ पूर्ण था। जॉन्सी इस पत्ते पर हर एक घंटे देखती रही, परंतु यह तूफानी शाम को भी नहीं गिरा। इसने जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा ला दी। जॉन्सी ने स्वयं को कोसा। उसने स्यू को बुलाया। उसने उसके सामने स्वीकार किया कि वह एक बुरी लड़की है। उसने स्यू को बताया कि वह बहुत दुष्ट है। अंतिम पत्ते ने उसे वह दिखा दिया। अब उसे अनुभव हो रहा था कि मरने की इच्छा करना पाप है। तब उसने एक शीशे के लिए कहा। उसने एक मिरर के लिए भी कहा। उसने काफ़ी गर्म सूप भी पिया। अगली सुबह स्यू ने जॉन्सी को बेयरमैन के बारे में बताया। बेयरमैन सिर्फ 2 दिन से बीमार था। दरबान ने उसे उसके बिस्तर पर पाया। दरबान यानी कि गार्ड। उसके कपड़े और जूते गीले थे। वह तूफानी रात में ठंड से काँप रहा था। उसने उस रात में दीवार पर आखिरी पत्ते की चित्रकारी की थी। उसे निमोनिया हो गया था और वह मर गया। स्यू ने उसे पूछा कि उसे आश्चर्य नहीं था कि पत्ता फड़फड़ाया भी नहीं था। उसने उसे बताया कि वह आखिरी पत्ता बेयरमैन की सर्वश्रेष्ठ कलाकारी थी। उसने इसे उस रात चित्रित किया था, यानी कि बनाया था, जिस रात अंतिम पत्ता गिर गया। इस वीडियो में हम क्लास 9 मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम की समरी पढ़ने वाले हैं। लेखक कहता है कि स्कूल का उसका पहला वर्ष प्लीजेंट नहीं था। उसने नौसिखिए की तरह अनुभव किया। उसका स्कूल उसके पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। उसके पुराने मित्र एक अलग हाई स्कूल में चले गए थे, इसलिए उसने अकेलापन महसूस किया। उसे अपने पुराने अध्यापकों की भी याद आ रही थी। वह उनके पास जाता था। वे उसे स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने की सलाह देते थे। एक रविवार दोपहर बाद लेखक घर पे बैठा हुआ था। वह होमवर्क कर रहा था। ठंड थी। अंगीठी में आग जल रही थी। उसकी बिल्ली उसके समीप थी। उसकी माँ आग को ठीक कर रही थी। अचानक उसने छत से धुआं निकलते देखा। यह बढ़ गया। वे अगले आंगन में आ गया, परंतु आग ने स्थान को घेर लिया। यह फैल रही थी। उसकी माँ घर में फिर चली गई। लेखक पड़ोसियों के पास आग विभाग को बुलाने के लिए चला गया। फिर लेखक की माँ महत्वपूर्ण कागजात के साथ घर से बाहर भाग आई। वह फिर घर में घुसी। वह अपने पति के फोटो और अपने पति के लेटर्स लेना चाहती थी। वह उसके पीछे दौड़ी, परंतु फायरमैन ने उसे पकड़ लिया। लेखक ने उसे बताया कि उसकी माँ अंदर थी। फायरमैन ने उसे कंबल में लपेटकर कार में बैठा दिया। शीघ्र ही दूसरा फायरमैन लेखक की माँ को ले आया। उसने उसके मुंह पर ऑक्सीजन का नकाब लगाकर ट्रक में लिपटाया। वैसे वह ठीक थी। उसने सिर्फ थोड़ा सा अधिक धुआं सांस द्वारा अंदर ले लिया था। 5 घंटों के पश्चात अंत में आग बुझा दी गई। घर पूरी तरह जल गया था। लेखक को ध्यान आया कि उसने अपनी बिल्ली को नहीं देखा था। उसने रोना आरंभ कर दिया। वह चिल्लाया भी। फायरमैन ने उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया। वे रात के लिए लेखक के दादा दादी के घर चले गए। अगले दिन लेखक स्कूल चला गया। बिना जूते पहने वह अपने पुराने कपड़ों में था। उसके पास कोई पुस्तक या होमवर्क नहीं था। उसका कमर का बैग भी जा चुका था। वह उदास था। उसने अनुभव किया कि क्या वह सारा जीवन
आउटकास्ट की तरह बिताएगा, यानी आउटकास्ट की तरह रहेगा, जाति बहिष्कृत रहेगा। वह बढ़ना नहीं चाहता था, वह मरना चाहता था, परंतु वह स्कूल चला गया। लेखक स्कूल घर होता गया। हर एक चीज़ नष्ट हो चुकी थी। सिर्फ फोटो एल्बम, कागजात आदि नष्ट नहीं हुए थे। अपनी बिल्ली के लिए उसका दिल बेचैन था। उसकी माँ उसे शीघ्रता से वहाँ से ले गई। उन्हें रहने के लिए एक स्थान पाना पड़ेगा। उसे स्कूल के लिए कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे। शीघ्र ही स्थान से मलबा उठाया जाने लगा। लेखक वहाँ चला जाता। वह अपनी बिल्ली के बारे में सोचता रहता। वह सोचता रहता कि कैसे बिल्ली उस पर चढ़ जाती और कैसे उसकी जेब में सो जाती। शीघ्र ही सभी लेखक की हालत को जान गए। लोग उसे जिम में ले जाने के लिए उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। लेखक आश्चर्यचकित हो गया। शीघ्र ही वह उसे जान गया। अंदर मेज पर स्कूल की चीज़ें थीं। ये थीं नोटबुक, कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वेटर। लेखक भावुक हो गया। उसे काफ़ी आराम महसूस हुआ। जैसे व्यक्ति उसे मिलने आए वे वैसे व्यक्ति थे जो उसे पहले नहीं मिले थे। उसने उस दिन काफ़ी मित्र बनाए। 1 महीने बाद लेखक अपने घर पर था। यह दोबारा बनाया जा रहा था। उसके स्कूल के 2 मित्र उसके पास आए। आग उसके समीप के सभी अद्भुत व्यक्तियों को उसके पास लाने के लिए जिम्मेदार थी। उसने अनुभव किया कि उसका जीवन फिर पहले जैसा हो रहा था। शीघ्र ही एक महिला उसके पास आई। उसके साथ एक बिल्ली थी। उसने लेखक से पूछा कि क्या बिल्ली उसकी थी। लेखक ने बिल्ली को उससे एकदम लिया। बिल्ली खुशी से घुरघुराने लगी। लेखक के मित्र उसे गले लगा रहे थे। जहाँ तक बिल्ली की बात थी, वह आग से दूर भाग गई थी। उस महिला ने उसे ले लिया। उसने टेलीफोन किया क्योंकि लेखक का टेलीफोन नंबर उसके कॉलर पर लिखा था। लेखक अपने मित्रों के साथ बैठा था। बिल्ली उसकी गोदी में सिकुड़ कर बैठी थी। हानि और बुरी घटना की भावनाएं समाप्त हो चुकी थी। उसने अपने जीवन और अपने नए मित्रों के लिए कृतज्ञता का अनुभव किया। उसने इसे एक अजनबी और बिल्ली की गुरगुराहट के लिए भी अनुभव किया। इस वीडियो में हम क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 10 द बेगर की समरी देखेंगे। एक दिन वकील सरगई को एक भिखारी द्वारा रोका गया। भिखारी चिल्ला रहा था कि उस पर दया की जाए। वह कह रहा था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है। वह 8 वर्ष से स्कूल का अध्यापक था, परंतु उसने जगह खो दी। भिखारी चित्थड़ों में था। उसकी सुस्त और शराबी आंखें थीं। उसके दोनों गालों पर लाल निशान थे। उसने एक ऊंचा और एक नीचा जूता पहना था। सरगई ने भिखारी को पहचान लिया। उसने उसे बताया कि वह उसे सदोव्य स्ट्रीट में मिला था। तब उसने स्वयं को एक विद्यार्थी कहा था। सरगई ने उसे धमकाया कि वह पुलिस को बुलाएगा। भिखारी मान गया और उसने सच्चाई बता दी। भिखारी ने सरगई से काम के लिए कहा। सरगई ने भिखारी को उसके लिए लकड़ी फाड़ने के लिए कहा। जब उसने उसे कार्य के लिए पूछा, भिखारी ने चाहते हुए वह कार्य करने के लिए तैयार हो गया। सरगई की कुक ओल्गा द्वारा भिखारी को सरगई के शेड में ले जाया गया। उसे वहाँ लकड़ियाँ फाड़नी थी। सरगई ओल्गा और भिखारी को शेड में देख सकता था। ओल्गा ने भिखारी को एक कुल्हाड़ी दी, परंतु उसके चेहरे को देखकर उसने उसे डांटा और फटकारा। भिखारी ने लकड़ी के एक टुकड़े को अपने पैरों के बीच में रखा। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी से
इस पर हल्का वार किया। टुकड़ा गिर गया। इस बीच में सरगई चला गया। उसने एक बिगड़े हुए और शराबी व्यक्ति को ठंड में कार्य करने के लिए लगाया था। उसे इस बात पर दुख होने लगा। सरगई ने भिखारी के लिए काम ढूंढ लिया। भिखारी हर एक महीने के पहले दिन लकड़ी फाड़ता, वह बर्फ को भी हटाता, वह गद्दे और रजाइयों में से धूल को भी झाड़ता, वह लकड़ी के शेड को ठीक करता। सरगई दूसरे घर में गया। भिखारी ने फर्नीचर को पैक किया और उसे उठाकर ले गया। भिखारी लशकॉफ को अब दूसरा काम दिया गया। सरगई ने उसे उसके मित्र के पास जाने के लिए कहा। वहाँ पर उसे नकल करने का कुछ कार्य दिया जाएगा, क्योंकि वह लिख सकता है। सरगई को खुशी थी कि उसने एक व्यक्ति को ठीक रास्ते पर डाल दिया था। 2 वर्ष बीत गए। एक शाम सरगई एक थिएटर की टिकट की खिड़की पर खड़ा हुआ था। वह अपनी सीट के लिए पैसे दे रहा था। अपने बराबर में उसने एक छोटे से व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति घुंघराला यानी कि मुड़ा हुआ फर और सील की खाल की घिसी हुई टोपी पहना हुआ था। सरगई ने उसे पहचान लिया। उसने उसे पूछा कि उसका क्या हाल है। लशकॉफ ने सरगई को बताया कि अब वह एक नोटरी था। उसे हर महीने 35 रूबल मिलते हैं। सरगई को यह सुनकर काफ़ी खुशी हुई। लशकॉफ ने सरगई का जो कुछ उसने उसके लिए किया था उसके लिए उसने धन्यवाद किया। उसने सरगई को बताया कि यदि वह उसकी सहायता नहीं करता तो वह अब भी झूठ बोलता रहता। उसने सरगई और कुक ओल्गा का धन्यवाद किया। उसने सरगई को बताया कि ओल्गा ने ही उसका वास्तव में सुधार किया है, यानी कि वास्तव में उसे बचाया है। लशकॉफ ने सरगई को बताया कि ओल्गा उसे डांटती फटकारती, तब वह उसके सामने बैठ जाती और रोती। वह उसे कई तरह की गाली देती। वह उदास भी हो जाती। फिर वह उसके लिए लकड़ियाँ फाड़ती। उसने यह कहकर सरगई को आश्चर्यचकित कर दिया कि उसने उसके लिए लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं फाड़ा। ओल्गा के कार्य के कारण उसके दिल में एक परिवर्तन आ गया। उसे ओल्गा ने ही ठीक किया और वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा। उसने सरगई को बताया कि घंटी बज गई थी और वह गैलरी की तरफ चला गया।